गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आप लोगों का संस्कृत लूँगी, है ना। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? चलिए ठीक। हाँ बेटा, मैं आपकी संस्कृत टीचर योगेश्वरी मैडम, है ना। पढ़ाई में ना आप लोगों को पहले। ठीक। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं, पहला दिन है ना। तो देख, आज व्याकरण से शुरू करते हैं। पाठ नहीं पढ़ाते अभी, है ना। अगले पीरियड में पढ़ाएंगे पाठ को। आज व्याकरण से शुरू करते हैं। व्याकरण तो वैसे मैं आप लोगों को बताई हूँ क्लास में, है ना। फिर भी यदि 3-4 महीने की छुट्टी हो गई है, आप लोगों के ध्यान से उतर गया होगा, है ना। तो क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा व्याकरण की पुनरावृत्ति करवा देती हूँ, ठीक है। तब ताकि आप लोगों को ध्यान में आ जाए, जो भूल गए हो ध्यान से उतर गया है ना। तो कहाँ से शुरू करते बेटा? आज हम लोग ना मैं आप लोगों को आज संधि समझा देती हूँ, ठीक है। संधि जानते हो ना, पढ़ाई हूँ ना। संधि संधि के प्रकार, कैसे बनती है संधि, कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ें तो मैं बता चुकी हूँ। लेकिन फिर भी और पुनरावृत्ति कर लेते हैं और ध्यान आ जाएगा, है ना। स्मरण शक्ति ताज़ा हो जाएगी आप लोगों की। चलिए, संधि। संधि की परिभाषा दो वर्णों के मेल से, है ना। दो वर्ण, वर्ण यानी होता है अक्षर, है ना। वर्णों के मेल, मेल यानी होता है मिलना, आपस में मिलना। संधि का अर्थ होता है मिलना, ठीक है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है, ये दो वर्ण मिले, है ना, तो जिसके कारण से शब्द जो है अलग बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक। संधि के प्रकार। अब वर्ण, वर्ण तो मैं आप लोगों को बताई थी, है ना। वर्ण यानी होता है अक्षर, जो 52 अक्षर है ना। अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ अम आहा, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, है ना। य र ल व स ह छ त्र ज्ञ श्र, ये सब 52 अक्षर है ना। वर्ण इसे ही कहा गया है, ठीक। तो ये 52 अक्षर जब मिलेंगे, है ना, तो वो कहलाएगी संधि, है ना। वर्ण, 52 वर्ण को भी बांट दिया गया है। कैसे बांटा है? ह्रस्व, स्वर, व्यंजन, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, दो भागों में, ठीक है। अब स्वर, वो स्वर के भी भाग हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर भी होता है जिसके उच्चारण में थोड़ा समय लगता है। ह्रस्व स्वर किसका बोलेंगे? छोटा, जैसे अ, छोटा ई, उ, री, ठीक है। और दीर्घ स्वर जो बड़ा, आ, उच्चारण करने में टाइम लगता है ना। जैसे आ बोले कम समय लग रहा है, आ बोल रहे हैं तो ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये दीर्घ स्वर कहलाता है। आ बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, ये सब दीर्घ स्वर कहलाता है, ठीक। तो बेटा, आप लोगों को वर्ण बता रही हूँ, तो वर्ण जो है 52 वर्ण, है ना। ये 52 वर्ण में 25 वर्ण जो है उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श यानी स्पर्श करना, छूना, जिस वर्ण को बोलने से, है ना, स्पर्श। वैसे तो सभी वर्णों को बोलने से स्पर्श होता ही है, मुंह से आवाज़ निकलती ही है, तो स्पर्श तो होगा कहीं ना कहीं, है ना। लेकिन ये 25 वर्ण को क्या व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 वर्ण हैं: क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, है ना। ये 25 वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहा गया है। अब इसको भी बांट दिया गया है। ऐसा नहीं कि ये सभी को स्पर्श, ये सभी के उच्चारण करने में स्पर्श तो होती ही है, लेकिन कैसे कैसे उच्चारण होती है इसको भी बांट दिया गया है। जैसे पहला है कंठय वर्ण, है ना। कंठय का अर्थ होता है कंठ, कंठ यानी होता है गला, जिसको उच्चारण करने से हमारे गले से निकलती है, वायु निकलती है ना। जब उच्चारण करते हैं तो वायु जो है गले से निकलती है, तो उसको हम कंठय वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग घ अंग, है ना।
इसको उच्चारण कर रहे हैं तो वायु कहाँ से निकल रही है, गले से निकल रही है ना। हाँ, इसलिए इसको कंठ वर्ण कहा गया। उसी प्रकार है तालव्य, च छ ज झ इया, है ना, इसको तालव्य कहा गया है। तालव्य वर्ण का इसके उच्चारण करने से जीभ जो है तालु को स्पर्श करती है। जैसे उच्चारण करके देखिए, च च छ ज छ, उच्चारण करने से जीभ जो है तालु में टकरा रहा है ना, स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। स्पर्श करना नहीं होता है छूना, छू रहा है, इसलिए इसको तालव्य वर्ण कहा गया है। उसी प्रकार है मूर्धन्य, मूर्धा, तालु के ऊपर वाले भाग को मूर्धा कहा जाता है ना। इस वर्ण के उच्चारण से जैसे ट ठ ड ढ और अणा, ये 5 वर्ण के उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारा जीभ जो है मूर्धा को टकराती है, मूर्धा को स्पर्श करती है, इसलिए इसको मूर्धन्य वर्ण कहा गया। जैसे ट, देखिए जीभ जो है थोड़ा सा मुड़ करके मूर्धा में टकरा रहा है ना, इसलिए इसको मूर्धन्य वर्ण कहा गया है। उसके बाद और 5 वर्ण है त थ द ध न। त इसको कहा गया है दंतय वर्ण, क्योंकि इस वर्ण के उच्चारण करने पर जीभ जो है दांतों से टकराती है, दांत से टकरा रही है। त थ द ध न, है ना, दांत से टकरा रहे हैं, इसलिए इसको दंतय वर्ण कहा जाता है। उसके बाद है 5 वर्ण और है प फ ब भ म। ठीक, ये 5 वर्ण ओष्ठ्य कहलाता है। ओष्ठ्य यानी होता है इस वर्ण के उच्चारण करने पर हमारे दोनों होठ जो है आपस में क्या होता है, टकराता है, इसलिए इसको ओष्ठ्य कहा जाता है। प फ ब भ म। ठीक, तो ये 25 वर्ण, क ख ग घ अंगा, अंगा 5वां, है ना। उसके बाद है च छ ज झ इया, इया 5वां, और ट ठ ड ढ अना, अणा 5वां, और त थ द ध न 5वां, प फ ब भ म और म 5वां। इन वर्णों के जो 5वां अक्षर है, 5वां वर्ण है, उसको हम पंचमाक्षर कहते हैं। अक्षरों का 5वां अक्षर वो कहलाता है पंचमाक्षर। 5 वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। कौन कौन सा कहलाएगा? अंगा, अंगा कहलाएगा, इया कहलाएगा, अणा कहलाएगा, न और म, ये 5 जो है क्या कहलाएगा? पंचमाक्षर कहलाएगा। ठीक, अब बेटा संधि पढ़ते हैं ना, संधि। अब ये वर्ण जो है तालव्य, कंठय, मूर्धय, दंतय और ओष्ठ्य हो गया, स्पर्श वर्ण है, इसी को कहा जाता है। उसके बाद है 13 स्वर वर्ण माने गए हैं। कौन कौन सा 13 स्वर वर्ण माने गए हैं? आ ई उ री, बड़ा री को भी लिया गया है, ली ए ऐ ओ। आह स्वर में नहीं आता, वो अनुस्वार कहलाता है। ठीक है, उसको स्वर नहीं मानते। 13 स्वर, हिंदी में 11 है स्वर वर्ण, लेकिन संस्कृत में 2 और जुड़ गया है ना, ली और बड़ा ली, इसलिए संस्कृत में 13 वर्ण हो गया है। स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या 13 हुई, स्पर्श व्यंजन की संख्या हुई 25, है ना, जो भी बताई हूँ ना आप लोगों को, दंतय, ओष्ठ्य, ये सब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके अलावा तालव्य वर्ण है, जो तालव्य च छ ज झ इया, ये कहलाता है तालव्य, जो तालु से बोला जाता है। और है आप लोगों का 4 अंतःस्थ वर्ण है। अंतःस्थ वर्ण अर्थात इस वर्णों को बोलने से अंदर से जब वायु है ना मुंह के गले से बाहर आती है, तो इसको अंतःस्थ, अंदर स्थित वर्ण कहा जाता है। जैसे ये वर्ण है आप लोगों का अंतःस्थ 4 वर्ण है, य र ल व, है ना, इसको अंतःस्थ वर्ण कहा जाता है। 2 अनुस्वार है, अम और आह को अनुस्वार माना गया है। ठीक है, अब हम लोग संधि पढ़ते हैं। संधि की परिभाषा है 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 प्रकार की होती है संधि, है ना। स्वर संधि को ही अच संधि कहा गया है और व्यंजन संधि को हल संधि कहा गया है। ठीक है, स्वर संधि की परिभाषा है स्वर का स्वर वर्णों के साथ मिलने से,
स्वर का स्वर वर्ण, स्वर वर्ण कितने हैं? 13 है ना। तो स्वर का स्वर वर्णों के साथ जब आपस में मिलता है ना, पूर्व पद पर पद, पहला भाग दूसरा भाग, पहला भाग का अंतिम और दूसरे भाग का पहला स्वर को लिया जाता है। ये दोनों के मिलने से, है ना, यदि परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है, तो उसको संधि कहते हैं। तो स्वर के साथ मिलने से परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन को ही हल संधि कहा जाता है। ठीक है। यदि व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो, व्यंजन का व्यंजन के साथ भी मेल हो सकता है, स्वर के साथ भी मेल हो सकता है। ऐसा नहीं कि व्यंजन का व्यंजन के साथ ही मेल होगा, स्वर भी आ सकता है ना। तो स्वर व्यंजन का व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग आप लोगों को मालूम है ना। विसर्ग किसे कहा जाता है? विसर्ग दो बिंदु लगी रहती है शब्द के अंत में, उसको विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ होता है। विसर्ग का मेल अर्थात मिलना, विसर्ग का मिलना स्वर के साथ भी हो सकता है, व्यंजन के साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि विसर्ग का विसर्ग के साथ ही होगा, दोनों के साथ हो सकता है ना। तो उसको विसर्ग संधि, विसर्ग संधि की पहचान है बेटा, आप लोगों को पहचानने का तरीका है। विसर्ग दो बिंदु लगी रहती है, दो भाग होते हैं, है ना, पूर्व पद पर पद। संधि दो भाग से बनती है ना। दो वर्णों के मेल से दो वर्ण मिलता है तभी संधि बनती है। तो दो वर्ण, पहला पद और दूसरा पद, पहला भाग दूसरा भाग। ठीक है। तो पहला भाग में यदि विसर्ग लगा हुआ है, दो बिंदु लगी हुई है ना, और दूसरा भाग के अंत में भी यदि बिंदु लगी है तो वो विसर्ग संधि कहलाएगी। यदि पहला भाग में बिंदु नहीं लगा है और दूसरे भाग में बिंदु लगी तो उसको हम विसर्ग संधि नहीं कहेंगे। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, प्रथमा धन अध्याय है, तो ये क्या हो जाएगा? क्या परिवर्तन हो गया? प्रथमोध्याय है। ठीक है। प्रथमा दो विसर्ग लगा हुआ है ना। अध्याय, अ क्या है? स्वर है ना। तो व्यंजन का विसर्ग का स्वर के साथ मेल हो रहा है तो भी यह क्या कहलाएगी? विसर्ग संधि कहलाएगी। ठीक है। तो संधि के प्रकार हो गया आप लोगों का स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि, उसके बाद आप लोगों को मैं समास बताऊंगी, लेकिन समास बताने से पहले, है ना, आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ कि अगले पीरियड में हम पाठ पढ़ेंगे, क्योंकि व्याकरण खंड तो पढ़ ही चुके हैं, आप लोग जानते भी हो व्याकरण, है ना, वो तो हर साल पढ़ाया जाता है, लेकिन पाठ अभी नया है, पाठ अभी आप लोगों को मालूम नहीं है क्या है कैसे है ना। तो पाठ ही स्टार्ट करेंगे अगले पीरियड से। आज यहीं पर समाप्त करते हैं क्लास को। अगले पीरियड में अब बेटा आप लोगों को 2 कॉपी बनानी है, एक 100 पेज की कॉपी बना लीजिए, एक 200 पेज की कॉपी बना लीजिए। 200 पेज की कॉपी बुक के लिए जो मैं आप लोगों को अनुवाद लिखाऊंगी, बताऊंगी, उसको आप लोग लिखोगे, अभ्यास कार्य करोगे, और 100 पेज की कॉपी में व्याकरण खंड का कार्य होगा। और सबसे पहले तो आप लोग व्याकरण खंड में एक काम करिए, आप लोगों के पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो देखती हूँ मैं सेंड कर देती हूँ आप लोगों को निबंध वगैरह। ये 4 चीज़ आप लोगों के एग्ज़ाम में अनिवार्य है, आता ही है वो, है ना। इसलिए इन चीज़ों को अभी से आप लोग अभ्यास करने शुरू करिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो ताकि वो एग्ज़ाम के आते तक धीरे धीरे एक एक हलंत विसर्ग सुधारते सुधारते आप लोगों का ये सही हो जाएगा। तो निबंध आप लोगों का, पत्र, सूक्ति और श्लोक, ये 4 चीज़ें हैं जो बोर्ड एग्जाम में आता ही है, छूटता ही नहीं है, इसको देते ही हैं, आता ही है ना। इसलिए ये 4 चीज़ें आप लोग पहले कर लीजिए, अपने बुक से
हाँ, यदि बुक है तो देखना उसमें सरल सरल जो श्लोक होगा, जो आपको उच्चारण करने में, लिखने में ज़्यादा तकलीफ न हो, ऐसा टाइप का श्लोक आप लोग चयन कीजिए। 5 श्लोक याद कर लीजिए। और आवेदन पत्र अभी तो एक ही कीजिए। कौन सा के करेंगे आप लोग? छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। प्राचार्य महोदय को या अपने क्लास टीचर को संस्कृत में छुट्टी के लिए आवेदन पत्र याद कीजिए। और 5 सूक्ति अर्थ सहित, है ना। सूक्ति भी जो आप लोगों को लिखने में सरलता जाए, उच्चारण करने में सरल हो, ऐसा सूक्ति आप लोग ये 5 सूक्ति लिखिए। और निबंध, सबसे पहले तो निबंध में आप लोग कवि कालिदास का करेंगे। उसके बाद छात्र जीवन करेंगे, तो अभी 2 ही कीजिए, अभी ज़्यादा मत कीजिए, है ना। उसके बाद में मैं और बताऊंगी कौन सा करना है उसको। लेकिन कवि कालिदास सबसे पहले कीजिए, क्योंकि ये हर साल आता ही है। तो ये 4 चीज़ें बेटा आता है, इसको आप लोग पहले से रेडी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी बनाएंगे। कॉपी बनाने का तरीका आप लोगों को मैं पीछे हर साल बताती हूँ, है ना, कैसे कॉपी बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग पाठ लिखेंगे। इंडेक्स लिखना नहीं भूलेंगे। इंडेक्स लिखेंगे, सबसे पहले पाठ लिखेंगे, उसके बाद उसका शब्दार्थ लिखेंगे। फिर पाठ का यदि श्लोक हुआ तो उसका अर्थ लिखते हैं, और यदि गद्यांश हुआ तो उसका अर्थ लिखते हैं। उसके बाद फिर प्रश्नोत्तर, फिर अभ्यास कार्य करेंगे, है ना। ये मतलब ऐसा नियम से बनाएंगे। कॉपी अच्छा भी लगता है, सरल भी जाता है पढ़ने में, ठीक है। तो इंडेक्स लिखेंगे, कॉपी बनाएंगे, और मैं आप लोगों को जैसे भी है अनुवाद, श्लोक का अर्थ, ये सब सेंड करते जाऊंगी। आप लोग उसको कॉपी में लिखते जाइएगा, ठीक है। तो अगले पीरियड में आप लोग रेडी रहेंगे। जैसे ही टाइम होगा, जब मेरा पीरियड है, मैं टाइम टेबल भेज दूँगी। आप लोगों को कौन कौन से दिन मेरा पीरियड है। वैसे तो आप लोगों को 10th वालों को मिल गया होगा टाइम टेबल। तो जिस जिस दिन पे पीरियड है, सभी टीचर के पीरियड एक्टिव रहिए आप लोग, है ना। जैसे ही टाइम होता है, 8 बजता है, 8 बजने से 5 मिनट पहले ही आप लोग रेडी होकर के बैठ जाइए, ताकि क्लास स्टार्ट होने से तुरंत बाद आप लोगों को पढ़ाई शुरू हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कि लेट लतीफ़ अभी 5 मिनट बाद बैठूँगा, 5 मिनट बाद बैठूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई वैसे भी 1-1.5 महीना से आप लोगों की हुई नहीं है, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिए बेटा। तो अगले मैं पीरियड में आप लोगों को पाठ पढ़ाऊँगी, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। और ये फर्स्ट चैप्टर जो है श्लोक वाला पाठ है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पाठ है। इसको आप लोग सभी सुनेंगे। इसमें से कम 5 या 6 श्लोक है इस पाठ में। मैं बताती हूँ आप लोगों को 10th में, ये फर्स्ट चैप्टर में। ये आप लोगों का बेटा बुक है ना, बुक ये है। और आप लोगों का पाठ है, 13 पाठ है इसमें, है ना। ये बुक दिख रही ना, ये 13 पाठ है। तो सबसे पहले अभ्यर्थना पढ़ेंगे। लेकिन 9th वगैरह में अभ्यर्थना से नहीं आता था, लेकिन ये श्लोक वाला पाठ है ना, वंदना वाला पाठ है। तो इस पाठ में 5 कितना श्लोक है, 4 श्लोक है ना। 4 श्लोक, चारों श्लोक इम्पॉर्टेंट है ना। इसमें ये 4 श्लोक है, ये चारों श्लोक इम्पॉर्टेंट है। तो ये